So we are going to study the field of biology. इसका इंट्रोडक्शन भी हम पहला जो है वो पहले चैप्टर में स्टार्ट में जो पहला पेज है बहुत डिटेल्ड इंट्रोडक्शन इसका हम जो है वहां पर मौजूद है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम जल्द से जल्द सम अप करें। बायोलॉजी की डेफिनेशन जरा बता दीजिएगा कि बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। जी बेटा, कोई भी इंफॉर्म कर दे, कोई भी शेयर कर दे। Biology is the study of life. ओके, एक Study of living things. स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग। जी, और कोई बात? स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, अच्छा चलें ठीक है। हमने कह दिया जी स्टडी ऑफ लाइफ है या स्टडी ऑफ लिविंग थिंग है, ओके मान लिया। लेकिन अगर इसको मैं एक और अंदाज से डिफाइन करना चाहूं तो हम जरा इसको जो है वो कर लेते हैं। बायोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग। सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात याद रखिए, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स और साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, इन दो वर्ड्स में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, बहुत ही ज्यादा फर्क है। याद रखिएगा, जो साइंटिफिक स्टडी होती है, किसी भी चीज की स्टडी से क्या मुराद है कि आप उस चीज को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसका बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन साइंटिफिक स्टडी क्या होता है? साइंटिफिक स्टडी इज बेस्ड ऑन एविडेंसेस, प्रूफ्स, नॉट ऑन ओपिनियंस। साइंटिफिक स्टडी ओपिनियंस पे काम नहीं करती। साइंटिफिक स्टडी आपकी ओपिनियन पे काम नहीं करेगी कि जी आप क्या कहते हो। आप कहते हो जी मेरा ये ख्याल है। साइंस कहती है ख्याल व्याल कुछ नहीं होता, ख्याल डज नॉट एग्जिस्ट। प्रॉब्लम ये है, साइंस कहती है प्रूफ लाओ। अगर एविडेंस है, प्रूफ है, साइंस उस चीज को एंटरटेन करती है, उस चीज को डिस्कस करती है और उसको आगे लेकर चलती है। लेकिन अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में एविडेंस नहीं लाई जा सकती, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को लिविंग साबित करने के लिए आप एविडेंस नहीं ला सकते, प्रूफ नहीं ला सकते, देन इट विल नॉट बी स्टडीड अंडर द फील्ड ऑफ साइंस। तो याद रखिए, साइंटिफिक नॉलेज और साइंटिफिक स्टडी क्या होती है? अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं, स्टडी बेस्ड ऑन एविडेंसेस, प्रूफ्स एंड ऑब्जर्वेशनल बेस्ड एक्सपेरिमेंट। साइंस सिर्फ ऑब्जर्वेशन को नहीं मानती, सिर्फ प्रूफ को नहीं मानती। साइंस कहती है कि प्रूफ भी लाओ, और या दूसरे अल्फाज में एविडेंस भी लाओ, और उसको एक्सपेरिमेंट से साबित भी करो कि जो तुम बात कर रहे हो वो सही है। और उसके बाद एक और चीज अगर हम देखते हैं, साइंस इज एन अनबायस्ड स्टडी। अच्छा, अब ये जो वर्ड है ये बहुत टेक्निकल वर्ड है। अनबायस्ड का मतलब होता है गैर जानिबदार। गैर जानिबदार मतलब आप किसी भी चीज की तरफदारी नहीं करेंगे। यू विल नॉट टेक द साइड ऑफ एनीथिंग। आप अपने किसी भी ख्याल की तरफदारी नहीं करेंगे, आप साइंटिफिक वे को फॉलो करेंगे। साइंटिफिक वे कौन सा है, हमने वैसे भी डिटेल में पढ़ना है आगे जाकर। साइंटिफिक वे है ऑब्जर्वेशन, पहले तो आपने 9th में पढ़ा हुआ है ना कि रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, फिर ऑब्जर्वेशन है, फिर हाइपोथेसिस है, फिर डिडक्शन आपकी 9th में आती थी, फिर उसके बाद थ्योरी है, फिर उसके बाद लॉज हैं। ये प्रॉपर वे यूज करते हुए आओ, जो बड़े साइंटिस्ट ने मेथड दिए हुए हैं वो फॉलो करो, और उसको फॉलो करते हुए चलो, साइंटिफिक वे में तरीके से चलो। जब तुम साइंटिफिक वे फॉलो करोगे, उसके साथ साथ प्रूफ लाओगे, तो फिर साइंस तुम्हें अकॉर्डिंगली तुम्हारी बात को शायद एक्सेप्ट कर ले, अगर जो है वो तुम्हारी बात क्या हो। अगली और पहली और आखिरी शर्त यही है, किसी चीज की तरफदारी नहीं करनी। जिस चीज पे तुम तजर्बा कर रहे हो उस पे अगर तुम्हारा जज्बाती लगाव है कि ये चीज ऐसे ही प्रूफ हो, तो वो साइंटिफिक स्टडी नहीं है। साइंटिफिक स्टडी हमेशा, और एक बात आपको बताता हूँ, बहुत से साइंसदानों ने ये हरकत की है, बहुत से पास्ट के साइंसदानों ने ये हरकत की है कि अपनी मर्जी का रिजल्ट लाने के लिए, अब मैं इसको वो तजर्बा नहीं शेयर करना चाह रहा, लेकिन अपनी मर्जी का रिजल्ट लाने के लिए इस तरह से अपने एक्सपेरिमेंट को मोल्ड कर दिया कि रिजल्ट वही आया जो वो चाह रहे थे। ये साइंस नहीं है।
साइंस एक ऐसी स्टडी है जिसमें बगैर जानिबदारी के आपने एक तरीके से एक्सपेरिमेंट्स करने हैं और आगे जाके रिजल्ट दे देना है। अगर ये तरीका है तो ये क्या कहलाएगा? बायोलॉजी, यानी साइंटिफिक तरीका है। अगर ये तरीका नहीं है तो फिर क्या कहलाएगा? ओके, लाइफ की स्टडी करो जैसे तुमने करनी है, तुम्हें कोई नहीं रोक रहा। याद रखिए, साइंस एक इल्म है, उसके अपने तरीके हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बगैर इसके आप जो है वो लाइफ को स्टडी नहीं कर सकते। अगर आप इसका तरीका फॉलो कर रहे हैं देन यू आर स्टडीइंग द एक्चुअल बायोलॉजी अकॉर्डिंग टू साइंस। अगर आप तरीका नहीं फॉलो कर रहे तो फिर आप लाइफ को स्टडी कर रहे हैं, कोई शक नहीं है, आप लाइफ को स्टडी करें। लेकिन जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो है साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। और इस साइंटिफिक में ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप साइंटिफिक वे को फॉलो नहीं करते आप साइंटिफिक स्टडी नहीं कर सकते। तो यहां पर जो है अब एक और बात आ जाती है, ये जो अनबायस्ड है ना, अनबायस्ड, इसका क्या मतलब है जरा देखिएगा। अनबायस्ड का मतलब ये है कि आपने जो स्टडी करनी है वो नॉन फिलोसॉफिकल हो। याद रखिए, फिलोसफी में एविडेंसेस और आइडियाज नहीं होते, एविडेंसेस और प्रूफ्स वगैरह बाज़ वक़्त फिलोसफी में बगैर एविडेंस के कोई राय दे दी जाती है। फिलोसफी में इसकी गुंजाइश है, मौजूद है कि एक बंदा, फलां बंदा, एक बड़े बंदे ने बात कर दी लेकिन वो उसके एक्सपेरिमेंट नहीं ला सका, लेकिन वो उसकी बुक में लिखी हुई है। ठीक है, फिलोसफी में आप लाइफ को एथिकली स्टडी नहीं कर रहे कि लाइफ की एथिक्स क्या है, आप लाइफ को रिलीजियसली स्टडी नहीं कर रहे। रिलीजियसली मतलब लाइफ का मकसद क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ लाइफ। ये नहीं है इस किसका मकसद, ये तीनों मकासद जो हैं ये बायोलॉजी के नहीं हैं, ये तीनों मकासद बायोलॉजी के नहीं हैं। बायोलॉजी का मकसद क्या है कि लाइफ, व्हाट इज लाइफ, बस ये है बायोलॉजी का मकसद। सॉरी, ये यहाँ पे व्हाट इज लाइफ, लेकिन उस व्हाट इज लाइफ का आंसर किस तरीके से आपने करना है? साइंटिफिक आंसर करना है आपने, रिलीजियस आंसर नहीं करना, फिलोसॉफिकल आंसर नहीं करना, एथिकल आंसर नहीं करना, आपने उसका आंसर साइंटिफिक करना है। देन दिस विल बी कंसिडर्ड अ साइंटिफिक स्टडी। ठीक है, तो ये एक इल्म है, मतलब आपको इससे ये साबित नहीं हो जाता कि साइंस नहीं है तो कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। ये एक इल्म है और इस इल्म को आपने इसके तरीके से लेकर चलना है। बाकी आपको कोई नहीं कह रहा, आपको साइंस हरगिज इस बात पर मजबूर नहीं करती कि आप उसकी बात माने। साइंस सिर्फ ये कहती है कि अगर किसी चीज को साइंस कहना है तो ये तरीके फॉलो करो, वरना उस चीज को साइंस ना कहो, वो आउट ऑफ साइंस है। हमारे जो यकीन है, हमारे जो अकायद हैं, वो आउट ऑफ साइंस है। लेकिन इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि जो चीज आउट ऑफ साइंस है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। साइंस एक इल्म है जो हमें किसी भी चीज को पढ़ने का तरीका बताती है, लेकिन बहुत से ऐसे उलूम हैं जो साइंस से बाहर एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, साइंस बहुत सी चीजों को डिस्कस नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों में से कोई मुझे बताएगा कि साइंस का आगाज कहाँ से होता है, कहाँ से साइंस स्टार्ट होती है, या साइंस की लिमिट क्या है? या चले मैं क्वेश्चन आसान कर देता हूं, जो आपका साइंटिफिक मेथड है उसका पहला स्टेप क्या है? Recognition of biological problem. रिकॉग्निशन को साइड पर कर दें, रिकॉग्निशन कोई पहला स्टेप नहीं होता असल में, आप उसको साइड पर कर दें, आगे चलें। पहला स्टेप क्या है? ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अच्छा जी, आपने लिख लिया जनाब ये ऑब्जर्वेशन। अब जो चीज साइंस की ऑब्जर्वेशन में नहीं आ रही वो चीज साइंस से बाहर है। साइंस की सबसे बड़ी कामयाबी भी ऑब्जर्वेशन है और साइंस की सबसे बड़ी लिमिट भी ऑब्जर्वेशन है। जो चीज साइंस के ऑब्जर्वेशन से बाहर चली गई वो साइंस की स्टडी से बाहर चली गई, अब उसकी स्टडी साइंस में नहीं होगी। बाकी जो उलूम में होनी है होती रहे, उससे साइंस को गर्ज नहीं है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं ये सिर्फ एक इल्म है, ना ये कोई अकीदा है, ना ये कोई नजरिया है, ना ये किसी भी किस्म की और चीज है। साइंस इज अ मेथड ऑफ नोइंग थिंग यूजिंग ऑब्जर्वेशन। और ये अकेला नॉलेज नहीं है, बहुत से और नॉलेज मौजूद है और हमें अच्छी तरह पता है कि बहुत से और नॉलेजेस भी मौजूद हैं, सिर्फ ये नॉलेज एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो
इसके तरीके को फॉलो करते हुए जब लाइफ को स्टडी किया जाता है तो फिर उस फील्ड को आप क्या कहते हैं, बायोलॉजी। अब आपको प्रॉपरली कॉन्सेप्ट पहुंच जाना चाहिए कि बायोलॉजी है क्या। इसको आप जो शुरू में लगा देते हैं ना कि जी बायोस का मतलब है लाइफ और लॉगोस का मतलब है स्टडी, जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ है, वो स्टडी ऑफ लाइफ नहीं है। मैंने आपको बता दिया दो अलग चीजें हैं, स्टडी ऑफ लाइफ और साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ अलग चीजें, ठीक है। उसमें स्टडी ऑफ लाइफ में आप किसी भी अंदाज से स्टडी कर सकते हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ और है, ठीक है। तो ये एक जो है वो फर्क जानना जरूरी है। अब आइए आपके बुक की तरफ एक दो चीजें मैं आपको मार्क करवाता हूं। इट इज अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेचर। बाकी तमाम साइंसेस की तरह इसको इसमें इसके जरिए आप जो है वो नेचर को स्टडी करते हैं। बायोलॉजिस्ट डील विद द लिविंग पार्ट ऑफ नेचर। अब ये जरूरी बात है, देखिए हमारे पास साइंस की बहुत सी फील्ड्स हैं, मैथमेटिक्स हैं, हमारे पास जो है वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हमारे पास एस्ट्रोनॉमी है, हमारे पास जो है वो और बहुत सी फील्ड्स आ जाती हैं, अभी मेरे दिन में उस तरह नाम नहीं आ रहे, लेकिन ये तमाम फील्ड्स हैं, इनमें से हर एक का अपना अपना मकसद है। फिजिकल कैरेक्टर्स को स्टडी किया जाता है तो वो फिजिक्स है, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया जाता है तो वो केमिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजिकल में सारी हेवनली बॉडीज हैं उनको स्टडी किया जाता है तो वो एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। जब आप इस पूरी नेचर के सिर्फ उस पार्ट को उठाकर स्टडी करते हैं जिसका ताल्लुक लाइफ से है, तो उस चीज का ताल्लुक किससे बन जाता है, बायोलॉजी से बन जाता है। मैं इसको जरा प्रॉपरली अगर बताऊं कि एवरीथिंग रिलेटेड टू लाइफ विल बी स्टडीड अंडर बायोलॉजी। अच्छा देखें, आप केमिस्ट्री कितनी बड़ी फील्ड है, केमिस्ट्री जो है वो एक इतनी बड़ी फील्ड है कि ये बायोलॉजी के बगैर एग्जिस्ट कर सकती है। बायोलॉजी वो फील्ड है, ये डिपेंडेंट फील्ड है, ठीक है। इसके बारे में आप ये नहीं कह सकते कि ये फील्ड अलग है, इसके जो है वो इसके बगैर कोई और फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकती, बल्कि ये वो फील्ड है जिसको आप कहते हैं कि ये एक मजमुआ है, कॉम्प्लेक्स है डिफरेंट फील्ड्स का। क्योंकि बायोलॉजी जो है उसको आप बगैर फिजिक्स और केमिस्ट्री के और मैथमेटिक्स के सवाल नहीं पैदा होता आप स्टडी कर सकते। इसीलिए इसको आप कहते हैं, एक वर्ड यूज होता है मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, पैनोरामा ऑफ नॉलेजेस, इस तरह कुछ करके था, मुझे एग्जैक्टली अगर याद आ जाए थोड़ी देर तक, कि आपने जो है वो आप डिफरेंट नॉलेजेस यूज कर रहे हैं। एम आपका क्या है जी, एम आपका क्या अंडरस्टैंडिंग करना है, आप केमिस्ट्री का नॉलेज यूज करते हैं, फिजिक्स का नॉलेज यूज करते हैं, मैथमेटिक्स यूज करते हैं, लेकिन एम क्या है आपका, लाइफ, लाइफ, सॉरी सर का साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ है, एम है हमारा। जी बिल्कुल 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 सही आंसर है आपका कि आपका अल्टीमेट एम है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। इसका मतलब ये हुआ कि केमिस्ट्री को अगर लाइफ के एंगल से पढ़ेंगे तो आप उस फील्ड को क्या नाम दे देंगे, बायोकेमिस्ट्री। जो चीज लाइफ के एंगल से पढ़ी जाएगी, नेचर की जो फील्ड लाइफ के रेफरेंस से पढ़ी जाएगी वो फील्ड कहलाएगी, उसके साथ बायो का वर्ड आकर अटैच हो जाएगा। आपके पास जो है वो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को के साथ जो है वो आप लाइफ को इन्वॉल्व कर दें तो आपके पास क्या कौन सी फील्ड आ जाती है, बायोटेक्नोलॉजी। आते जाएं लगाते जाएं आप जो है वो डिफरेंट वर्ड सफिक्सेस लगाते जाएं। फॉर एग्जांपल आपने 9th में पढ़ा था फिजिकल फीचर्स जो हैं वो जब आप पढ़ते हैं और एंगल्स पढ़ते हैं बोन्स की, और उसके बाद लीवर के रूल पढ़ते हैं, लीवर जो फिजिक्स का लीवर होता है वो रूल पढ़ते हैं जब आप ह्यूमन स्केलेटन से रिलेटेड, तो वो फील्ड क्या कहलाती थी, बायोफिजिक्स। जब आप मैथमेटिक्स को अप्लाई करते हैं, खास तौर पर स्टैटिस्टिकल रूल्स बायोलॉजी का साथ अप्लाई करते हैं, तो आप उसको क्या कहते हैं, बायोस्टैटिस्टिक्स। हालांकि स्टैटिस्टिक्स अपने आप में कंप्लीट फील्ड है, लेकिन जब आप उसमें लिविंग थिंग की स्टैटिस्टिक्स देखते हैं तो आप उसको बायोस्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ये जो पार्ट है साइंस का, ये पार्ट ये डिफरेंट फील्ड को जमा करके किसको एम कर रहा है, लाइफ को एम कर रहा है। दिस इज कॉल्ड एज बायोलॉजी, ठीक है। तो अब आइए नेक्स्ट पार्ट के ऊपर चलते हैं, वो क्या कहता है, लिविंग पार्ट ऑफ नेचर एंड विद द नॉन लिविंग थिंग विच अफेक्ट द लिविंग थिंग। देखें, कोई भी नॉन लिविंग थिंग जब लिविंग थिंग्स के साथ जोड़ी जाएगी तो वो बायोलॉजी में पढ़ी जाएगी, ठीक है। दे स्ट्राइव टू अंडरस्टैंड
साइंटिस्ट के बारे में कहा जा रहा है। अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन, इंटीग्रेट एंड डिस्क्राइब द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ लिविंग थिंग। डिफरेंट क्वेश्चन करते रहते हैं, डाटा इकट्ठा करें, उसको एक्सप्लेन करें, डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन करते रहते हैं। अच्छा जी, अब आइए अगला एक जो है वो यहाँ पर इन्होंने आंसर किया हुआ है, जो मैंने भी आपको जो है वो भी थोड़ी देर पहले बताया। वो क्या था कि व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में आप किन किन चीजों को इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। तो आ जाए देख लेते हैं। हमें अच्छे तरीके से पता है कि बायोलॉजी में हम जो है वो अभी तो कुछ देर पहले हमने पढ़ लिया, लेकिन अब दोबारा इसको देख लेते हैं कि इट इज वेरी डिफिकल्ट, वो शुरू में देखे लिखा हुआ है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन लाइफ, देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ दैट लाई बियॉन्ड द स्कोप ऑफ साइंस। साइंस से बाहर चले जाते हैं ये, ठीक है। उसमें क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। मीनिंग ऑफ लाइफ जो है वो तो कुछ भी नहीं, साइंस तो उसको स्टडी नहीं करती। लाइफ का मकसद क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर क्यों मौजूद हो सकता है, ये तो साइंस का टॉपिक ही नहीं। साइंस का टॉपिक ये है कि वो कैसे मौजूद है, वो सरवाइव कैसे कर रहा है, बना कैसे, ठीक है। वाई शुड देयर बी लाइफ, लाइफ क्यों होनी चाहिए, नहीं जी ये भी नहीं है साइंस का टॉपिक, बायोलॉजी का ये टॉपिक नहीं है, ठीक है। These are the questions that are not usually taken up by the biologists and are left to philosopher and theologians. Theologians वो होते हैं जो religious study करते हैं, religions की study करते हैं। तो ये काम भाई उनका है, छोड़ दो, ये काम उनके ऊपर छोड़ दो, ठीक है। तो ये काम जो है इसका ताल्लुक साइंस से नहीं है। अब ये जो पैराग्राफ आ रहा है आपका, दिस इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ, सॉरी एक मिनट रखिएगा, मेरा माउस पड़ जाता है जी, लाइफ। ये पैराग्राफ जो है ये आपको लाइफ की डेफिनेशन बताने लगा है। तो जरा चलें एक एक करके लाइफ की डेफिनेशन जो है वो जल्दी जल्दी गुजारते हैं। वो कहता है जी लाइफ जो है उसमें ये 9 कैरेक्टर्स हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड कॉम्प्लेक्स एंटिटीज, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना वो आपने लाइफ को डिफाइन करना है। देखिए हमने कहा है कि हमने लिविंग थिंग्स की साइंटिफिक स्टडी करनी है। तो लिविंग थिंग की साइंटिफिक स्टडी करने के लिए सबसे पहले तो ये देखो भाई कि कौन सी चीज को लिविंग कह रहे हो तुम। अगर तुम रैंडमली हर चीज को लिविंग कह रहे हो तो फिर तो हर चीज की स्टडी कर दो। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई एक मखसूस सी डेफिनेशन हो, मतलब ये डेफिनेशन पत्थर पर लकीर नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर फिर भी तुम्हारे पास कोई मखसूस डेफिनेशन है कि तुमने किन ऑर्गेनिज्म को लिविंग कहना है, तो चलें यहाँ पर हम जो है वो कुछ कैरेक्टर्स पढ़ते हैं जिसके मुताबिक हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग कह सकते हैं। वो देख लेते हैं। नंबर 1 कैरेक्टर वो क्या कहता है, हाईली ऑर्गेनाइज्ड कॉम्प्लेक्स एंटिटी। अच्छा अब आइए हाईली ऑर्गेनाइज्ड और कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है। हाईली ऑर्गेनाइज्ड में ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है कोऑर्डिनेटेड, यानी कि लाइफ लिविंग थिंग में मैं बच्चे हमेशा ना एक काम किया करता हूँ, जरा एक मिनट रुकिएगा, मैं पहले जो है वो सबसे पहले पॉइंट लिख लूं। मस्ट बी कंपोज्ड ऑफ सिंगल और मैनी सेल। ये कैरेक्टर आपके बुक में जहां पर लाइफ की डेफिनेशन है वहां लिखा हुआ है। एक बात याद रखिए, जिस ऑर्गेनिज्म में सेल नहीं है उस ऑर्गेनिज्म में लाइफ नहीं है, दैट्स ऑल। ये पत्थर पर लकीर है, मतलब साइंस का ये रूल पत्थर पर लकीर है कि जिस ऑर्गेनिज्म में सेल नहीं है उस ऑर्गेनिज्म में लाइफ नहीं है। आप देखिए वायरस के बारे में, हो सकता है आप में से कोई सोच रहा हो कि वायरस में तो सेल नहीं है, लेकिन वायरस भी जब तक सेल में नहीं चला जाता तब तक वो भी नहीं कर सकता। वो हमारे ब्लड में बेशक आ जाए, ब्लड में आके वायरस कुछ नहीं कर सकता जब तक वो सेल के अंदर एंटर नहीं होगा। इसका क्या मतलब है, अल्टीमेट जो आप कहते हैं ना कि कंडीशन, अल्टीमेट शर्त जो है लाइफ होने की वो सेल है। यहां पर बात जो है वो आप एक बेस बना ले, जैसे हम जो है वो कोई मकान खड़ा करने से पहले उसके नीचे बेस बनाते हैं, ये आप बेस बना ले कि बगैर सेल के कोई लाइफ नहीं, ठीक है। हाँ उसके बाद उस सेल के क्या कैरेक्टर होने चाहिए। नंबर 1, क्योंकि उस सेल या उस बॉडी के, क्योंकि हम तो एक सेल पर मुश्तमिल नहीं है, हमारा तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उस सेल या उस बॉडी के क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए। नंबर 1 हाईली ऑर्गेनाइज्ड, मतलब हाईली कोऑर्डिनेटेड हो, उसकी हर एक्टिविटी कोऑर्डिनेटेड हो। आपको पता है कि जब सेल डिवीजन माइटोसिस अनकंट्रोल होती है तो क्या होता है जी जनाब,
माइटोसिस अनकंट्रोल होती है तो जी 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 बोले, बड़ा इजी आंसर है यार। जब माइटोसिस अनकंट्रोल होती है, नहीं आपकी आवाज अड़ गई, क्या कह रहे हैं? चले मैं बता देता हूँ, छोड़ दे। माइटोसिस जब अनकंट्रोल होती है तो कैंसर होता है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल। और ये अनकंट्रोल से मुराद क्या है कि सेल कोऑर्डिनेशन से निकल गया। जब जब जो जो रिएक्शन कोऑर्डिनेशन से निकलेगा वो तबाही मचाएगा। एग्जाम्पल, शुगर, कौन सा हार्मोन है जो कोऑर्डिनेशन से निकल जाता है शुगर में? डायबिटीज मेलाइटस में इंसुलिन। यस, इंसुलिन। वो कोऑर्डिनेशन से निकल गया, खराबी हो गई। प्रॉपर लाइफ होने के लिए लाइफ का हाईली ऑर्गेनाइज्ड मतलब कोऑर्डिनेटेड होना जरूरी है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स। अब इस कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है? बच्चे आमतौर पर कॉम्प्लेक्स को लेते हैं कोई पेचीदा चीज, बहुत ही ज्यादा मुश्किल, इसमें कोई शक नहीं है, कॉम्प्लेक्स का ये मतलब होता है, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लेक्स का एक और मतलब भी होता है, कॉम्प्लेक्स का एक और मतलब होता है कंपोज्ड ऑफ मैनी थिंग्स। कोई ऐसी चीज जो बहुत सी छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनी हो, उसको आप कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। तो लाइफ बहुत सी छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनी है, मतलब आपने लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है 9th में। कहां से स्टार्ट होता है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन? एटम से, एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल। छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो हैं वो मिलकर बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं। ऑर्गेनेल लेवल, ऑर्गेनेल्स जो हैं वो भी लाइफ नहीं है। अब ये तमाम ऑर्गेनेल्स मिलेंगे तो क्या बनेगा? लाइफ। ऑर्गेनेल्स मिलेंगे तो बनेगा सेल। इसका मतलब क्या हुआ कि छोटे 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 टुकड़ों को इकट्ठा करके आप जोड़ते हैं, और उन टुकड़ों को जोड़ने के बाद उनमें क्या लेकर आते हैं? कोऑर्डिनेशन। तो क्या बनती है? लाइफ। यहां पर बात बहुत हद तक सम अप हो जाती है। आपको पता है, मतलब आपको शायद किसी बुक में ना मिले, मतलब मैं कह सकता हूं कि ये तो किसी किताब में नहीं लिखा, लेकिन ये मेरी अपनी राय है। और वो क्या है कि अगर आपने किसी भी चीज की के लिविंग और नॉन लिविंग होने का कोई जो है वो मयार रखना है, तो वो कोऑर्डिनेशन। अगर उसके सेल्स में कोऑर्डिनेशन बाकी है तो वो ऑर्गेनिज्म जिंदा है। मैं फिर कह रहा हूं, शर्त क्या है? सेल हो। अगर उसके सेल में कोऑर्डिनेशन बाकी है तो वो जिंदा है, चाहे बीमार हालत में। कोमा, कोमा एक कंडीशन होती है ना, आपको पता है, उसमें सेल बॉडी के कुछ हिस्से कोऑर्डिनेशन में होते हैं। एक खास हिस्सा बॉडी का डैमेज हो जाता है जिसमें बंदा जो है वो बिल्कुल हरकत नहीं कर सकता, लेकिन बाकी हिस्से कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेशन कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन की रमक भी जिस ऑर्गेनिज्म में बाकी होगी वो जिंदा होगा, चाहे वो मरने वाला हो, चाहे वो डिजीज हो, जो भी हो, लेकिन वो जिंदा होगा। तो साइंस को, सॉरी, लाइफ को अगर आपने सिंपल वर्ड में डिफाइन करना है तो वो कोऑर्डिनेशन है। हर तरह की कोऑर्डिनेशन। हमारी बॉडी, आप यकीन करें, हमारी बॉडी करती ही कोऑर्डिनेशन है। पूरी जिंदगी हम अपनी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन ही कर रहे होते हैं। तमाम ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं तो हम जिंदा है, वरना नहीं। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, बहुत देर लग गई इस एक पॉइंट पर। उनका कोऑर्डिनेट होना जरूरी है और बहुत ज्यादा चीजों पर कंपोज होना जरूरी है, और वो सारी चीजें जो हैं जो कंपोज कर रही हैं उसको, वो सारी आपस में क्या हो? कोऑर्डिनेटेड हो। जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जनाब अली के कंपोज ऑफ वन और मोर सेल्स। जी, मैंने ये पहली शर्त लिख दी, सेल के बगैर लाइफ नहीं है। आगे चलिए, कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, वजह याद रखिए, हर बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट क्या है? एक खाका है
कि जो आगे बिल्डिंग बनने वाली है वो इस प्रिंट पर बनेगी। ये जो आर्किटेक्चर्स होते हैं ना, आर्किटेक्ट इंजीनियर्स होते हैं, ये एक आपको मैप बना कर देते हैं घर का, वो घर का ब्लूप्रिंट होता है, वो फाइनल घर नहीं बन गया बल्कि वो घर का एक प्रिंट बना कर देते हैं कि जी इस आइडिया पे बनेगा। याद रखिए हमारे तमाम ऑर्गेनिजम्स का जो जेनेटिक प्रोग्राम है वो हमारा ब्लूप्रिंट है। जैसा हम डिजाइन होते हैं वो हमारे जेनेटिक प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली होता है, अकॉर्डिंगली होता है, एग्जैक्ट। ठीक है, तो जेनेटिक प्रोग्राम जो है वो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर, फंक्शन, नॉर्मेलिटी, एबनॉर्मेलिटी, सब कुछ जेनेटिक प्रोग्राम जो है वो डिफाइन कर सकता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। अगला पॉइंट है जनाब कैन एक्वायर एंड यूज एनर्जी। ये लाइंस जो है दरमियान में काफी ज्यादा हो गई हैं, चलिए इसको ऐसे कर सकते हैं जी। अगला पॉइंट ये हमने पढ़ना है, कैन एक्वायर एंड यूज एनर्जी। जल्दी से आते हैं जी। कैन एक्वायर, एक्वायर जी, एनर्जी एक्वायर करने का क्या मतलब होता है? यूज एनर्जी को बाद में देखते हैं। एनर्जी एक्वायर करने का क्या मतलब है कि आप एनर्जी को बॉडी में ला रहे हैं। तो कौन कौन से सोर्सेज हैं जिसके जरिए एनर्जी बॉडी में आ सकती है? जल्दी से। फूड, 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 प्रोटीन, ठीक है, ओके, कार्बोहाइड्रेट। सारा फूड हो गया। और सिर्फ लिविंग थिंग हम तो नहीं है ना, कुछ और लिविंग थिंग भी है जो फूड खा ही नहीं सकती, वो कैसे एनर्जी लेती हैं? ये है, आपने पढ़ा हुआ है ये, ऑटोट्रॉफी, हेटेरोट्रॉफी। यानी कुछ ऑर्गेनिज्म सनलाइट से एनर्जी लेते हैं और अपना फूड बना लेते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं और अपनी एनर्जी ले लेते हैं। तो एक्वायर एनर्जी में किसी भी लिविंग थिंग के लिए एनर्जी जरूरी है। एनर्जी जरूरी है तो एक्वायर करना भी जरूरी है। अब कोई ऑर्गेनिज्म पैरासिटिक हेटेरोट्रॉफ होता है, वो आपको पैरासाइट बन जाता है, वो आपको जो है वो अच्छा खासा नुकसान पहुंचाता है। कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेडेटर बन जाता है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार के उससे फूड लेता है। ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑटोट्रॉफ होता है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, सन से अपनी एनर्जी ले लेता है। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या है? एंड यूज। जी यूज में क्या आएगा? यूज में सिंपल सी बात है जी, आपने जो भी एक्टिविटीज करनी है, किसी भी किस्म की एक्टिविटी करनी है, आप उसमें एटीपी बनाते हैं ना। एक्चुअली ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं, आप एटीपी बनाते हैं, उस एटीपी को आप यूटिलाइज करते हैं, उस एटीपी वो एनर्जी पैकेट होता है। ठीक है, वो एनर्जी पैकेट आप यूज कर लेते हैं अपनी बॉडी की एक्टिविटी। तो ये कैन एक्वायर एंड यूज एनर्जी, और लाइफ बगैर एनर्जी के कुछ नहीं। ठीक है, एनर्जी नहीं है तो लाइफ नहीं है, एक्वायर भी करनी है और यूज भी करनी है। देन आ जाइए, कैन कैरी आउट एंड कंट्रोल न्यूमरस केमिकल रिएक्शन। अच्छा, ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। कैन कैरी आउट, कैरी आउट का मतलब है कंडक्ट करना, मतलब ये कि किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करना, चलाना। ठीक है, ये जो है वो कैन कैरी आउट एंड कंट्रोल, किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करना और कंट्रोल करना, ये लिविंग थिंग का एक फीचर होता है। अच्छा जी, कोई ऐसा रिएक्शन जो स्टार्ट हो लेकिन कंट्रोल ना हो, तो वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? तो बताइए। अगर आपने हाइपरथायरॉयडिज्म पढ़ा हुआ है, शायद पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा हुआ सर। 10th क्लास में आपने हाइपरथायरॉयडिज्म पढ़ा हुआ है, और उस हाइपरथायरॉयडिज्म में आपने ये बात पढ़ी थी कि ये जो हाइपरथायरॉयडिज्म है, इसमें थायराइड ग्लैंड का थायरोक्सिन अपनी लिमिट से ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो लिमिट से ज्यादा जब प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है तो उसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटीज पैदा होती है। कोई भी केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी में हो रहा हो और वो हद से ज्यादा हो जाए, मतलब कंट्रोल ना हो, ये देखें बात फिर वही आ गई, बात जनाब फिर वही आ गई है कि ऐसा रिएक्शन जो स्टार्ट हो और ऑर्गेनाइज्ड रहे, मतलब वक्त पे शुरू हो और वक्त पर खत्म हो जाए, ऐसा रिएक्शन कोऑर्डिनेटेड रिएक्शन कहलाता है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि अगर आप एक रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको कंट्रोल करना भी लिविंग थिंग की निशानी है। अगर वो कंट्रोल नहीं होता तो वो लिविंग थिंग नॉर्मल नहीं रहती। ठीक है, तो ये एक और जो है वो फीचर हमारे सामने आ गए। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, टाइम तकरीबन खत्म होने वाला है, उसके बाद ये कॉल खुद ही बंद जी। कैन ग्रो इन साइज। अच्छा, ग्रो इन साइज दो एतबार से होता है जी। ग्रो इन साइज में कौन कौन से पॉइंट्स आ सकते हैं? ग्रो इन साइज वैसे क्या मुराद है इससे? बढ़ना, बढ़ना किस लिहाज से? बॉडी का, हाइट से, हाइट बॉडी का, वगैरह? अच्छा, सेल्फ का। सेल्स का। जाहिर है हमारे बॉडी साइज तभी बढ़ेगा जब सेल बढ़ेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम कहते हैं जी बॉडी साइज। लेकिन यूनिसेलुलर सेल्स का क्या होगा? अमीबा यूनिसेलुलर है, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, उनकी साइज ग्रोथ का क्या होगा? वो तो नहीं कद में बढ़ते। याद रखिए ग्रो इन साइज का मतलब होता है, एक होता है अपनी बॉडी साइज, एक होता है पॉपुलेशन साइज। इससे दोनों एतबार हैं, दोनों एतबार से कि बैक्टीरिया अपने साइज में नहीं बढ़ सकता, बैक्टीरिया पॉपुलेशन साइज में बढ़ सकता। ठीक है, तो ग्रो इन साइज दोनों एतबार से है, ये भी लाइफ के लिविंग ऑर्गेनिज्म का हिस्सा है। फिर उसके बाद देखिए मेंटेन अ फेयरली कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। जी बच्चे हरी, अब इसको जरा एक वर्ड में बताएं, मेंटेन अ फेयरली कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। जी बेटा जल्दी जल्दी जल्दी, फेयरली कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट को मैं एक वर्ड में लिखूंगा तो क्या कहलाएगा? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। सॉरी 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 सॉरी, टेम्परेचर का मेंटेन होना, टेम्परेचर का मेंटेन होना। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्पाइट द फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। होमियोस्टेसिस। यस, होमियोस्टेसिस की डेफिनेशन है ये। तो हर ऑर्गेनिज्म लाजमन होमियोस्टेसिस करेगा, हर लिविंग थिंग, चाहे वो सिंगल सेल हो चाहे मल्टी सेल हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला फीचर है प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्व्स। इसको भी एक वर्ड में आप कहेंगे तो ये क्या होगा? रिप्रोडक्शन, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना। ठीक है, फिर लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट। अपने एनवायरनमेंट के चेंजेस को रिस्पॉन्ड करना, इसको भी मैं एक वर्ड में लिखूंगा, कोऑर्डिनेशन। टेम्परेचर ज्यादा है, शेड में चले जाना, ये कोऑर्डिनेशन होती है। अपने बाहर के, अच्छा हमारे पास अभी तकरीबन 3.5 मिनट है, ओहो ठीक है, फिर ठीक है। अपने बाहर के एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करना, अपने बाहर के एनवायरनमेंट को बिहेव करना, ये भी लिविंग थिंग की निशानी होती है। बैक्टीरिया अगर मॉडरेट पानी में रहता है, ज्यादा टेम्परेचर के पानी में नहीं रहता, तो अगर पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो दो काम हो सकते हैं, या वो मर जाएगा या वो उधर से भाग जाएगा। ठीक है, ह्यूमन को देख लें, हम बाहर जाते हैं आजकल, हमारी फौरन कोशिश होती है छत के नीचे आ जाए, क्यों? नहीं बर्दाश्त होता। ये एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करने की मिसाल है। तो ये 9 फीचर्स जो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जी, ये जो 9 फीचर्स हैं, ये जिस ऑर्गेनिज्म में होंगे अप्रोक्सीमेटली, मतलब एक आध फीचर चाहे कम भी हो जाए, मेरा नहीं ख्याल इनमें से कोई भी फीचर कम हो सकता है किसी में। मतलब कंपोज ऑफ सिंगल सेल बैक्टीरिया भी होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड बैक्टीरिया भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, जेनेटिक प्रोग्राम उनमें भी होता है। मतलब आप बैक्टीरिया की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बैक्टीरिया सिंपलेस्ट लाइफ है। अभी आप जितने ऑर्गेनिज्म, 5 किंगडम सिस्टम के जितने ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, उनमें सबसे सिंपल जो है वो बैक्टीरिया। एक्वायर एंड यूज एनर्जी बैक्टीरिया भी करता है। कैरी आउट एंड कंट्रोल न्यूमरस केमिकल रिएक्शन बैक्टीरिया भी करता है। बैक्टीरिया भी एक खास हद तक एक चीज बनाता है, उसके बाद जो है वो उसको रोक देता है। ग्रो इन साइज, बैक्टीरिया पॉपुलेशन में ग्रो करता है, बात हो गई। होम्योस्टेसिस, बैक्टीरिया भी मेंटेन करेगा। रिप्रोडक्शन भी करता है बैक्टीरिया, कोऑर्डिनेशन भी करता है, इसकी भी मिसाल दी मैंने आपको। तो याद रखिए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ में ये 9 फीचर है, और हम में भी ये 9 फीचर है। तो ये 9 फीचर कॉमन है लाइफ को डिफाइन करने के लिए। इसके बाद अगर आप अपनी बुक में देखते हैं तो कुछ चीजें आप लोगों को इन्होंने इस पैराग्राफ में दी हुई हैं, और वो है वो पुरानी डेफिनेशन, वो पुरानी ब्रांचेस जो आप 9th में पढ़कर आए हैं। ठीक है, ये तमाम ब्रांचेस भी हैं बायोलॉजी की, लेकिन उसके अलावा कुछ और मजीद ब्रांचेस, मतलब ये ब्रांचेस हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये ब्रांचेस नहीं है। फॉर एग्जांपल यहां से पहले पहले, हाँ यहां से पहले पहले वो आपको जो है वो, आई एम सॉरी एक मिनट, इससे पहले पहले
वो आपको वो वाली ब्रांचेस दे रहा है जो आप 9th में पढ़कर आए हैं, ठीक हो गया। लेकिन इसके आगे जो है वो अब आप यहाँ से आगे वो आप वो ब्रांचेस पढ़ेंगे जो ये नीचे लिखी हुई, ये वाली, ठीक है। तो ये ब्रांचेस भी बायोलॉजी की ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक भी ब्रांचेस बायोलॉजी की ही हैं और इन सबको आप स्टडी करके आ चुके हैं। लेकिन इसके आगे जो है वो आप इसमें स्टडी करेंगे, तो वो भी और ये भी, ये सारी मिलकर ब्रांचेस हैं बायोलॉजी, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन हुआ तो आप लोग व्हाट्सएप पर कर लीजिएगा, अभी टाइम खत्म हो चुका तकरीबन ना।